ओके, बताओ रिवाइज क्या करके आए हो? तो कल पढ़ा था रिवाइज कर लिया? किसने नहीं किया? नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सबसे ही नहीं हुआ, बाकी सब रिवाइज हो गया। बाकी भी कर रहे हैं, धीरे धीरे रिवाइज होगा। चलो, तो अब एक मन में कहीं डर लग रहा है कि एग्जाम आने वाला है, ये छोटा सा डर है कुछ जिससे फील होता हो कि अब एग्जाम आएगा, अब मैं क्या करूंगा? ऐसा किसी को डर है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं, ये डर होना चाहिए, है ना। एक छोटी सी जो दिक्कत है जो सभी स्टूडेंट्स के साथ देखने को मिलती है, जो पढ़ाई करते हैं, ठीक है, जो पढ़ाई नहीं करते उनके साथ कोई दिक्कत होती नहीं, ठीक है, वो सबसे फ्री होता है, सबसे अच्छे। जो पढ़ाई करते हैं उनके साथ दिक्कत क्या होती है बेटा, कि जिस टाइम पर एग्जाम आने वाला है, आपके थोड़ा टाइम ही एग्जाम के लिए बचा है, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है या फिर हमें समझ में नहीं आता, तो हम ये सोचते हैं कि यार साल भर मैंने मेहनत करी वो बेकार चली, ठीक है, फील होता है। किसी को ऐसा फील होता है कोई ऐसा? क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, तो अगर ऐसा आपको फील होता है, पुराने पेपर से आप देखते हो या फिर कोई भी आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं, उस टाइम पर कुछ क्वेश्चंस के अंदर दिक्कत आती है और आप डिमोटिवेट होते हैं, तो कोई जरूरत नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट इतना सारी, क्योंकि क्वेश्चंस जो आए हैं आप पूरे पेपर में अगर उठाकर देखें, अगर आपके पास 120 क्वेश्चन है, तो उसमें से आप ये जरूर काउंट करें कि उस पेपर में आपको कितने क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन के पीछे अपना जो माइंड है, आपको सबसे पहले ये चीज देखनी है कि कितने क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, ठीक है। अगर उसका जो एवरेज वो आपका 10% या 15% के आसपास की है, तो कोई दिक्कत नहीं है घबराने की, ये नॉर्मल। आप जब एग्जाम देंगे तब भी ये चीज, जिस टाइम पर आप मेन एग्जाम जो है आपका का भी एग्जाम है, तब जब भी आप एग्जाम देंगे तो वहां पर ये चीज होनी ही, आपको कुछ क्वेश्चन होंगे कि सच में नहीं है, क्या नहीं है, बट वहां पर अपनी एक जिम्मेदारी जरूर रखिए, उनको समझ, ये नहीं कि दिया नहीं, अभी इस टाइम पर हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है वो अपने टीचर से पूछे, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वो टीचर से पूछे कि ये क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ था, इसमें आंसर जो गया है और मैं पूछ रहा था कि ये आंसर तो ये गलत हुआ, तो ये इसका कोई रीजन, या तो क्वेश्चन गलत पूछा गया, या फिर मैं जो स्ट्रेटेजी अपना रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ कि इसका आंसर ये होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं गलत होगा, ठीक है। तो मेरे चलने का जो रास्ता है वो कहीं पर थोड़ा सा अलग है, इस वजह से आपका गलत हुआ, तो ये चीज मुझे बताएं ताकि मैं एग्जाम के अंदर ये गलती नहीं करूं, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब वो टाइम नहीं है कि वापस से नई चीजें बैठकर पढ़ने लग जाओ, ठीक है। नई चीजें केवल वो पढ़नी है जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपको नहीं आता। जैसे हम बात करें एग्रीकल्चर में, तो एक छोटा सा टॉपिक आता है कृषि कैलेंडर, कृषि पंचांग, ठीक है। क्या कृषि पंचांग इंपॉर्टेंट है क्या? जेट के लिए, आईसीआर के लिए, बीएचयू के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है, उससे कोई क्वेश्चन आज तक ही नहीं आया। कौन सा क्वेश्चन है? उत्तरायण और दक्षिणायन, ये जनरल नॉलेज। बाकी डीप में अपन बात करें तो नहीं है। आप 12th की आपकी बुक का जो एक पेज का जो पार्ट है आपने वो पढ़ लिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। मतलब हमें डीप में नहीं पढ़ना है उस पूरे टॉपिक को। अगर आप बात करें अर्थवर्म की, तो अर्थवर्म से हर साल कितने क्वेश्चन आते हैं? एक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अर्थवर्म अकेला जीव है, उसमें से एक क्वेश्चन ही आएगा। बाकी एग्रीकल्चर पूरा समुद्र है, कोई अर्थवर्म में से आपको 4-5 क्वेश्चन नहीं देगा। तो अगर अर्थवर्म आपसे नहीं हो रहा है कि मैंने ये चीज नहीं पढ़ी है, मुझे वो क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई बात नहीं, बट दूसरे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है उनको इतनी अच्छी तरीके से कर लो कि वो गलत नहीं है। अगर आपको 2 टॉपिक में दे दूं, एक तो है ग्रास ऊपर या टिड्डी, और एक टॉपिक आपको दे दूं न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व, आप दोनों में से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट मानोगे? पोषक तत्व, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस जाननी पड़ेगी कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और उन टॉपिक्स को सबसे पहले क्लियर करना स्टार्ट करना पड़ेगा अगर कोई दिक्कत है।
जो कम इंपॉर्टेंस के हैं, जिससे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या बहुत कम बनते हैं, उन टॉपिक्स को अभी लास्ट के लिए छोड़ दो कि मुझे टाइम मिलेगा लास्ट में तो मैं उन टॉपिक्स को देखूंगा, क्योंकि ये टॉपिक्स जो है वो टाइम तो उतना ही खाएंगे। आप नया टॉपिक पढ़ो तो टाइम तो उतना ही लगेगा, ठीक है। तो उस टाइम को वेस्ट नहीं करना है, आप उसको उस टाइम को यूटिलाइज करना है अच्छे टॉपिक्स के लिए, अच्छे कोर्स के लिए, और उसके क्वेश्चन सॉल्व करना कभी मत छोड़ना। क्वेश्चंस हर रोज आपके सॉल्व होने चाहिए, चाहे सैटरडे हो, चाहे संडे हो, चाहे योगी का बर्थडे हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं छोड़ना है, ठीक है। आज बर्थडे है क्या योगी का? है क्या? तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं, आएंगे? सर जरूरी है, वो तो आना तो पड़ता ही है। चलो ठीक है। कल हमने ह्यूमिडिटी समझ ली थी, ह्यूमिडिटी या आर्द्रता पढ़ ली थी। कितने प्रकार की है बेटा? 3 प्रकार की। कौन कौन सी है? एक तो है विशिष्ट आर्द्रता या फिर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, दूसरी कौन सी है? सापेक्ष आर्द्रता या फिर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और एक है जो हमारी निरपेक्ष आर्द्रता, जिसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं। सापेक्ष को क्या कहेंगे? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहेंगे, ठीक है। तीनों की यूनिट इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा कौन सी ह्यूमिडिटी का हम यूज करते हैं? सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी का यूज एग्रीकल्चर में या मेट्रोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखें बेटा, इसके अंदर अगला हमारा जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी। इसके लिए हमने बात कल स्टार्ट करी थी पर कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो एक बार इसको देख लेते हैं। सभी के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट करे हैं, तो यहां पर हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट आता है किसके लिए? ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? साइक्रोमीटर। क्या कहा जाता है बेटा? साइक्रोमीटर कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, सारे इंस्ट्रूमेंट याद होने चाहिए। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? मैनोमीटर, बैरोमीटर नहीं कह रहा, बैरोमीटर है वायुदाब के लिए, तो मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? अब ये फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, पहले बता दूं क्या मापा जाता है? मूल दाब, ठीक है। रूट प्रेशर जो है वो मापा जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट कहीं से भी पूछ सकता है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपका मेट्रोलॉजी में से ही इंस्ट्रूमेंट पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें याद रखना है, क्या कहते हैं इसे? हम आसमान साइक्रोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? आसमान साइक्रोमीटर। तो हमें तो सिर्फ ये साइक्रोमीटर याद रखना है कि साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ह्यूमिडिटी मापी जाती है। और सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली है हमारी कौन सी है बेटा? सापेक्ष आर्द्रता। कौन सी आर्द्रता है? सापेक्ष आर्द्रता। तो सबसे ज्यादा सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो कौन सा है? साइक्रोमीटर। बस इतना सा नाम जो है वो याद रखना है। सेकंड हम बात करें, आसमान साइक्रोमीटर जो है, इससे हम कहां की आर्द्रता मापते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहां पर होगी? वातावरण में, वायुमंडल में। लेकिन अगर हम कहें कि ये कोई हमारी लैब है, यहां पर हमें कुछ पौधे उगाने हैं जिसके लिए ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी है, ठीक है, तो वहां पर लैब में हम कौन से हाइग्रोमीटर का यूज करेंगे, कौन से साइक्रोमीटर का यूज करेंगे, वो हमारे लिए एक क्वेश्चन बनता है। तो यहां पर याद रखें, हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? हेयर हाइग्रोमीटर, या फिर हम इसको हेयर साइक्रोमीटर कह सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास 2 इंस्ट्रूमेंट के नाम आ गए, एक तो साइक्रोमीटर और एक हाइग्रोमीटर। दोनों से हम क्या मापते हैं? हमारी आर्द्रता मापी जाती है, ठीक है। साइक्रोमीटर का ही दूसरा नाम क्या है? हाइग्रोमीटर। अब यहां पर हेयर हाइग्रोमीटर का उपयोग कहां पर किया जाता है? तो हम कहेंगे इसका उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। कहां पर किया जाता है बेटा? प्रयोगशाला में आर्द्रता मापने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। किसका किया जाएगा? हेयर हाइग्रोमीटर का। हेयर का मतलब क्या होता है? बाल, ठीक है। तो ये जो हेयर हाइग्रोमीटर है, इसके अंदर उपयोग जो है वो किसका किया जाता है? तो हम कहेंगे कि बाल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन किसका बाल? बहुत सारे जीव हैं, इतने सारे स्तनधारी हैं, सभी के बाल हैं। किसका उपयोग करेंगे? तो यहां पर हमें याद रखना है किसका उपयोग किया जाता है? मानव बाल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करेंगे? मानव बाल का उपयोग करते हैं, ठीक है। आपके जो बाल हैं इन्हीं का उपयोग किया जाता है। किस तरह से है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार सिर्फ समझ लो। आप अगर जानते हो कि गर्मी बहुत ज्यादा है, आप जैसे बाहर जाए, उस समय पर अगर आपने बालों में तेल नहीं लगाया तो आपके बाल कैसे हो जाते हैं? रूखे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं?
होते नहीं होते, बिल्कुल रूखे से हो जाते हैं, ऐसा लगता है खजूर उगा हुआ है। ठीक है, तो ये रूखे से बाल जो है ये अच्छे लगते हैं क्या? नहीं लगते, इसीलिए रोज जो है ऑयलिंग करनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि हम ऑयलिंग क्यों कर रहे हैं? मॉइस्चर को बचाने के लिए। किसके लिए? मॉइस्चर को बचाने के लिए। और जब मॉइस्चर होता है तो बाल बड़े सिल्की सिल्की से हो जाते हैं, मुलायम होते हैं। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का यूज यहां पर किया जाता है। जब आर्द्रता ज्यादा होगी उस समय पर अगर आप बालों को खींचे तो वो जल्दी नहीं टूटते, लेकिन अगर आर्द्रता नहीं है, अगर ह्यूमिडिटी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है बालों में, और तब आप उसको खींच कर देखें तो वो जल्दी टूट जाएगा। होगा ना ऐसे? ठीक है, तो यही जो प्रॉपर्टी है इसका उपयोग होता है। एक बालों का गुच्छा लिया जाता है और उसको दो प्लेट, फिर उसको धीरे धीरे जो है वो हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, उसे खींचा जाता है। जिस जगह पर वो टूटने लग जाएगा इसका मतलब कि अब मॉइस्चर की लिमिट आ चुकी है। उसी लिमिट के बेस पर हम क्या करते हैं, हमारी प्रयोगशाला में मॉइस्चर जो है उसका पता लगाते हैं कि ह्यूमिडिटी कितनी है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो जल्दी नहीं टूटेगा, और ह्यूमिडिटी कम है तो जल्दी टूट जाएगा। बस ये जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका उपयोग करके हेयर हाइग्रोमीटर से हम बंद कमरे में या फिर प्रयोगशाला में हमारी जो ह्यूमिडिटी है उसका पता लगाते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हमें दो पॉइंट याद रखने हैं कि ह्यूमिडिटी किससे मापेंगे, तो साइक्रोमीटर या हाइग्रोमीटर से, और अगर बंद कमरे की बात करें तो हेयर हाइग्रोमीटर्स का उपयोग किया जाता है। कोई डाउट इसके अंदर? नहीं। चलिए नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करें बेटा, ये सिर्फ उसका डायग्राम दिया हुआ है कि हेयर हाइग्रोमीटर कैसा है, किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर जो है बेटा वो हमको दिया हुआ है हमारे सेंसर हेयर्स, यहाँ पर बालों को रखा जाता है। ठीक है, और फिर इस तरह से प्लेट्स जो है उनमें खिंचाव होगा, और जितना खिंचाव होगा वो हमें एक स्केल पर दिख जाता है और उससे पता लगता है कि ह्यूमिडिटी कितनी है। नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा वो क्या है कि हमारे जो ह्यूमिडिटी है उसका असर क्या होता है पौधों पर। क्योंकि ये सारी चीजें किस लिए पढ़ रहे हैं हम, मौसम के बारे में क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? क्योंकि उसका इफेक्ट किस पर होता है? क्रॉप्स पर सीधा असर होता है। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार जो पॉइंट थे वो समझ लें। पहला तो क्या है? लीफ ग्रोथ। अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा तो पत्तियों की जो बढ़वार है वो अच्छी होगी या नहीं होगी? होगी। ठीक है, सेकंड हम बात करें फोटोसिंथेसिस, तो कोई भी हमारी अभिक्रिया है, कोई भी हमारी उपापचयी क्रिया होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, उसके लिए सबसे जरूरी तत्व क्या है? जैसे हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, हम खाना खाए, खाना पच रहा है, ठीक है, हमें ऊर्जा मिल रही है, इन सभी के लिए सबसे जरूरी तत्व क्या होता है? ऑप्शंस हम देख लें, लाइट या सनलाइट की बात करें, सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीजन, थर्ड है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, और फोर्थ है हमारा वाटर। तो क्या चाहिए बेटा? वाटर चाहिए। जब तक पानी नहीं होगा तब तक कोई भी हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, बीजों को सुखा रहे हैं। हमने वहां पर पहले भी पढ़ा ना इंसेक्ट कंट्रोल में कि हम सीड्स को सुखाते हैं। क्यों सुखा रहे हैं बेटा? क्योंकि जहां पर मॉइस्चर कम हो जाएगा वहां पर मेटाबॉलिक रिएक्शन कम हो जाएगी, वहां रेस्पिरेशन कम होगा और वो जल्दी खराब नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। इसके अलावा डिजीज और पेस्ट अटैक होता है, मतलब हमारे जो रोग और कीट है उनका अटैक जो है वो फसलों पर देखने को मिलता है। अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा तो हमारे रोग और कीट ज्यादा होंगे या कम होंगे? मॉइस्चर ज्यादा होगा तो रोग और कीट ज्यादा होंगे कम होंगे? ज्यादा होंगे, नॉर्मल सी चीज है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, मॉइस्चर को कम कर रहे हैं, सीड्स को सुखा रहे हैं। लास्ट बात करें ग्रेन यील्ड की, अगर आर्द्रता अच्छी है तो वहां पर उपज अच्छी होगी या नहीं होगी? होगी। इसीलिए भारत में जब हम बात करते हैं किसकी, ड्राई एरियाज की, सूखे क्षेत्रों की, तो वहां पर उपज कम है, और जो हमारे ऐसे आर्द्र क्षेत्र है वहां पर उपज ज्यादा होती है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, वैसे इसका पार्ट नहीं है लेकिन जनरल एग्रीकल्चर का पार्ट है। यहाँ पर बात करें तो अगर भारत को हम डिवाइड करें तो दो क्षेत्रों में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक जो हमारा क्षेत्र है वो कैसा है, शुष्क क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है बेटा? शुष्क क्षेत्र। और एक हम कह सकते हैं कैसा क्षेत्र है, आर्द्र क्षेत्र। ठीक है, आर्द्र क्षेत्र किसकी वजह से, मुख्य रूप से हम कह रहे हैं सिंचाई की वजह से। किसकी वजह से कह रहे हैं बेटा? सिंचाई की वजह से, जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। और शुष्क क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो हमारे पास दो क्षेत्र हो गए। भारत को अगर डिवाइड करें बिल्कुल बड़े पैमाने पर, तो एक क्षेत्र कैसा है, असिंचित क्षेत्र, और एक क्षेत्र कैसा है, सिंचित क्षेत्र। ठीक है, जो असिंचित होगा वो शुष्क होगा
और जो सिंचित है वो आर्द्र क्षेत्र में हम काउंट कर सकते हैं। तो भारत में असिंचित क्षेत्र कितना प्रतिशत है? अगर पूरे भारत को 100% मान लिया जाए तो जो असिंचित क्षेत्र है वो कितना प्रतिशत है और जो सिंचित क्षेत्र है वो कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन सीधा हमसे पूछा गया था, भारत में असिंचित क्षेत्र का क्षेत्रफल है और परसेंट हमको दे दिया 40%, 60%, 20%, 70%। तो क्या आंसर जाना चाहिए, सोच के बताएं क्या आंसर होगा? 60%। कितना है? 60%। तो भारत में जो असिंचित क्षेत्र है वो 60% है और जो सिंचित क्षेत्र है वो कितना है? तो मैं माइनस कर दू 40 ही आएगा। ठीक है, तो 40% कैसा है? सिंचित क्षेत्र। लेकिन अगर हम बात करें बेटा, ये तो हमारे किसके ऊपर है? क्षेत्रफल के ऊपर। अगर हम बात करें यहाँ पर किसके आधार पर कि हमारा ये जो क्षेत्र है इनसे उपज हमें कितनी प्राप्त होती है, किसके ऊपर बात कर रहे हैं? उपज के ऊपर, या हम प्रोडक्शन कह सकते हैं इंग्लिश में। तो प्रोडक्शन यहाँ पर कितना होता है? तो शुष्क क्षेत्रों में प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कम होगा? कम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन लगभग कितना है? 40%। और अगर हम सिंचित क्षेत्रों के प्रोडक्शन की बात करें तो वो लगभग कितना है? 60%। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है क्योंकि जस्ट ऑपोजिट है, आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो भारत में शुष्क क्षेत्र ज्यादा है या फिर हमारे जो सिंचित क्षेत्र है वो ज्यादा है? शुष्क या असिंचित क्षेत्र ज्यादा है। ठीक है, चल अब यहाँ से एक और क्वेश्चन जो है वो आपका उठता है इरिगेशन से रिलेटेड, सिंचाई की बात कर रहे हैं तो इसकी यहाँ पर बात कर ही ले। भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई के लिए उपयोग होने वाला स्रोत कौन सा? ऑप्शन हम देख लें बेटा। एक ऑप्शन है नहर, ठीक है, एक ऑप्शन है तालाब, एक ऑप्शन है कुएं एवं नलकूप, ट्यूबवेल, ठीक है, और एक ऑप्शन जो है वो है हमारे लिए नदियां। ठीक है, ओके, नहर। चलो, राजस्थान में कितनी नहरें बहती है? एक तो याद है इंदिरा गांधी ने, दूसरी जो है चंबल नदी की दाई मुख्य नहर और बाई मुख्य, इसके अलावा कोई नहर याद है नहीं? ठीक है, दूसरी बात करें तालाब की तो हर गांव में तालाब होता है, लेकिन वो तालाब जो है वो गर्मियों तक सूख जाता है, पानी नहीं रहता उसमें, तो सिंचाई कहाँ से करो? ठीक है, नेक्स्ट बात करें नदियों की तो नदियां और नहरें एक ही बात है। नहरें कहाँ से निकलेगी? नदियों से तो निकलेगी। ठीक है, लास्ट कौन सा बच गया? कुएं एवं नलकूप। हर खेत पर कुआं मिल जाएगा, हर गांव में आपको, हर शहर के अंदर, हर घर के अंदर आपको ट्यूबवेल मिल जाएगी। तो सिंचाई का सबसे मुख्य स्रोत जो है वो भारत में कौन सा है? कुएं एवं नलकूप। ठीक है, मतलब वेल्स और ट्यूबवेल्स। पहले भारत की तो बात करें, भारत की समझ में आ गई। भारत में क्या है? कुएं एवं नलकूप। अब बात करते हैं किसकी? हमारे राजस्थान की, कि सर राजस्थान में क्या होगा? तो राजस्थान का 60% एरिया क्या है? रेतीला है। कैसा है? जिसमें जमीन में भी पानी नहीं है। ठीक है, पर जब हम बात करते हैं सिंचाई के स्रोत की तो हमारे पास सिर्फ नहरें आ जाती है। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर नहरें बह रही है, नदियां हैं। दूसरा, आप श्री गंगानगर और उधर की तरफ चल जाए तो ग्राउंड वाटर नहीं है, बट फिर भी नहरें वहां पर बह रही है। और अगर बात करें हमारे उदयपुर या इधर के संभाग की तो यहाँ पर भी जो झीलें हैं उनके अंदर क्या है? नहरें। इस वजह से राजस्थान के अंदर अगर पूछ लिया जाए सिंचाई का स्रोत मुख्य कौन सा है तो क्या कहेंगे? नहरें कहेंगे। ठीक है, वेल्स और ट्यूबवेल्स को हम उसमें काउंट नहीं कर सकते। कारण क्या है? 60% एरिया ऐसा है जहां पर कुएं और नलकूप भी काम नहीं करते। अगर आप में से कोई जैसलमेर, बाड़मेर की साइड का हो तो आप जानते होंगे कि अगर हम 200-300 फीट तक भी नीचे जमीन में खुदाई करें, ट्यूबवेल लगाए तो भी उसमें पानी नहीं मिलता है कई बार। ठीक है, और लास्ट एक क्वेश्चन जो आपका जेट में आया हुआ है उसकी बात करें तो वहां पर पूछा गया था कि भीलवाड़ा क्षेत्र जो है, कौन सा क्षेत्र? भीलवाड़ा क्षेत्र। ठीक है, जहां पर सभी गांव हैं, उन गांवों के अंदर सबसे ज्यादा जो है उनका निर्माण किया गया तालाबों का। किसका किया गया? तालाबों का। तो ये क्वेश्चन पूछा भीलवाड़ा क्षेत्र का, भीलवाड़ा जो है तालाब। ठीक है, इसी के साथ इसी का सेकंड पार्ट सकता है कि तालाबों से सिंचाई हो रही है तो राजस्थान में एक भाग में, तो फिर भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर तालाबों से सबसे ज्यादा सिंचाई?
तालाबों से सिंचाई होगी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज्यादा तालाबों के द्वारा सिंचाई कौन से राज्य में की? तो हमारा आंसर क्या जाएगा? क्या जाएगा? तमिलनाडु। सबसे ज्यादा वहां पर तालाब बनाए हुए हैं, कारण क्या है? वो मानसून, तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो जनरल नॉलेज के हैं, हम इरिगेशन का भी नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए इसको लिख लें एक बार। ये चीज शायद इरिगेशन में तुम्हें बताई भी है, नहीं बताई? चलो लिखिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, आर्द्रता जब कंप्लीट हो गई उसके बाद बात किसकी करेंगे? बारिश की। किसकी बात करनी है? बारिश की। बारिश जो है वो एक तरह से क्या चीज है? हम कह सकते हैं कि जो भी जल हमारे नदियों में या फिर हमारे समुद्र के अंदर है वो वाष्प बनकर ऊपर जाता है, बादल बनते हैं और बादलों से क्या होती है? बारिश होती है। लेकिन बादलों से और भी बहुत सारी चीजें होती है, कभी ओले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ओले भी गिर रहे हैं। कश्मीर की तरफ जाओ तो वहां पर बर्फ गिर रही है, वो भी किससे गिर रही है? बादलों से गिर रही है। ठीक है, और साउथ की तरफ जाओ तो वहां पर बारिश ही बारिश है, तो बारिश भी हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि बादलों से पानी का नीचे आने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है या नहीं? कहीं बारिश है, कहीं पर ओले गिर रहे हैं, या फिर कहीं पर बर्फ गिर रही है, कहीं पर कुछ भी नहीं है तो धुंध हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो क्या बताती हैं कि बादलों से जो भी चीज नीचे आती है धरती पर उसका अलग अलग फॉर्म हो सकता है। इन सभी फॉर्म को मिलाकर हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं इसको? प्रेसिपिटेशन। ठीक है, सिर्फ ये वर्ड है, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वर्ड जो है याद रखना है कि बादलों से पानी का नीचे आने का जो रूप है उसको प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। और सबसे ज्यादा जो जल है वो बादलों से नीचे किस रूप में आता है? बारिश के रूप में। इसीलिए हम बारिश को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन का दूसरा नाम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रेसिपिटेशन, या फिर इसको आप दूसरे शब्दों में रेनफॉल या फिर बारिश कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें इसके अंदर कि जो हमारा रेनफॉल है इसके लिए हम बात करते हैं कि बारिश जो है वो प्रेसिपिटेशन का क्या है? सबसे कॉमन फॉर्म है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो समझने के लिए जानते ही हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन भी इस पर नहीं बनता। क्वेश्चन कहाँ पर बनता है बेटा? कि एक ऐसी लाइन, हमने कुछ लाइनों की बात करी थी पहले कि समान ऊंचाई वाले जो स्थान है उनको जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है? सोच के देखें, डिवाइड करें वापस इस चीज को। कोई भी ऐसी दो जगह जिनकी ऊंचाई बिल्कुल बराबर, उनको जोड़ने वाली एक रेखा क्या कहलाएगी? वेरी गुड, क्या कहलाएगी? कंटूर कहलाएगी। इसीलिए हम कंटूर खेती करते हैं ढलान की आड़ी दिशा, विपरीत दिशा। ठीक है, यही बात नहीं। ये इसी तरह से हमारे लिए यहाँ पर जो पॉइंट आता है उसको हम क्या कहते हैं? आइसो हाइट। क्या कहते हैं? आइसो हाइट का नाम दिया है। ठीक है, आइसो हाइट का मतलब क्या है? समान बारिश वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा। ठीक है, तो ये वो रेखा है जो क्या करती है? समान बारिश वाले क्षेत्रों को जोड़ती है। क्या हम सच में जोड़ सकते हैं क्या? यहाँ बराबर बारिश हो रही है, तमिलनाडु में बराबर बारिश हो रही है, यहाँ से एक लाइन खींचते हुए वहां जाएंगे, ऐसा करेंगे? नहीं सर, हम इससे बढ़िया मैप लेंगे, मैप पे एक लाइन खींच देंगे, हो गया। ठीक है, तो ये जो लाइंस होती है ये कभी भी सच में नहीं खींची जाती, ये कहां पर होगी? मैप पर खींची जाएगी। ठीक है, अगर समान ऊंचाई वाले होंगे तो कंटूर कह देंगे।
ठीक है। अगर वहां पर समान बारिश है तो आइसो हाइट कह देंगे। अगर वहां पर समान बादल है, जैसे आज यहाँ पर लगभग 30% बादल जो है वो आसमान में, ऐसा किसी और जगह भी है तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोनेपस। क्या कहेंगे, आइसोनेपस। ठीक है, ये भी इसी के साथ ही याद रखिए, ज्यादा बढ़िया। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसको, आइसोनेपस। ओके, आइसोनेपस का मतलब क्या है, समान बादलों वाले इसी को निकले। तो ये हमारे लिए दोनों चीजें आ गई, एक तो बारिश बादल की है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात करें तो ये जो क्वेश्चन हम यहां पर अब डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा पूछा हुआ है रेनफॉल से। कौन सा क्वेश्चन है कि पूरे विश्व में कितनी बारिश होती है, भारत में कितनी बारिश होती है, राजस्थान में कितनी बारिश होती है। ये सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है इस टॉपिक से। इवन जो डब्ल्यू तक के जो एग्जाम्स है, बड़े एग्जाम्स, उनमें भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात कर ले बेटा किसकी, हमारे विश्व की। ठीक है, एवरेज रेनफॉल की बात करेंगे। हर रोज तो बारिश नहीं होती, कोई पर्टिकुलर टाइम होगा तभी बारिश होगी, लेकिन हम उस पूरे टाइम को किससे डिवाइड कर देते हैं, 365 दिन से। तो वो पूरे साल का जो है वो बारिश का एक अमाउंट है वो अपने पास आ जाता है। तो अगर हम एक एवरेज निकालें कि पूरे विश्व के अंदर जो है वो बारिश कितनी होती है, तो वो लगभग कितनी है बेटा, 1000 मिलीमीटर है। कितनी है, 1000 मिलीमीटर। 1000 मिलीमीटर को हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं बेटा, 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। सही है, गलत है, सही है क्या, ठीक है। दूसरी बात करें किसकी, भारत की। भारत में कितनी बारिश होती है, तो विश्व से भी ज्यादा होती है। कितनी है बेटा, 1200 मिलीमीटर। कितनी है, 1200 मिलीमीटर, 1200 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 120 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर। है कि नहीं, इसमें कोई डाउट है क्या, सिंपल सा है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा है। लेकिन ये हमने जो लिखा है वो राउंड ऑफ में लिखा है। ठीक है, जो एग्जैक्ट हमें वैल्यू याद रखनी है वो कितनी है बेटा, 1194 मिलीमीटर। कितना है, 1194 मिलीमीटर जो है वो हमारे लिए एग्जैक्ट जो है वो मात्रा है किसकी, बारिश की। किसके अंदर, भारत के अंदर। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा उस समय बड़े आसानी से कंफ्यूज कर देता है। किस तरह से, वो आपको पूछता है भारत में वार्षिक वर्षा कितनी होती है, और आपको ऑप्शन जो है वो दिए जाते हैं वहां पर 1200 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दे दिया 120 मिलीमीटर, एक ऑप्शन दे दिया 1000 मिलीमीटर, और एक ऑप्शन आपको दे दिया 120 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा, सोच के देखें, 120 ही होगा। पर वो 120 क्या है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, वो अपन को ध्यान रखना है। क्योंकि पहला ऑप्शन ही मैंने क्या दिया, 120 मिलीमीटर, तो वो तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया, 1200 सेंटीमीटर, वो भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर जो है हमें बड़ी सावधानी से यहाँ पर टिक करना पड़ेगा, हमें यूनिट जो है वो ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसी के साथ हम इसकी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर किसकी बेटा, राजस्थान की, कि राजस्थान में वार्षिक वर्षा कितनी है, कितनी है। तो लगभग सभी को वो डिजिट जो है वो याद है, 575। कितना है बेटा, 575 मिलीमीटर। ठीक है, 575 मिलीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें क्या, चलो कितना हो जाएगा बेटा, ओके 57.5 सेंटीमीटर जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब एक छोटा सा जो है वो ध्यान रखने वाली भी बात क्या है कि एग्जामिनर को ये चीज अच्छे से पता है कि आपने 1000, 1200 और 575 रट रखा है। ठीक है, इसको याद रखना इजी है। तो एग्जामिनर क्या करता है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू देता ही नहीं है, आपसे वहां पर पूछ लेता है भारत की वार्षिक वर्षा क्या है, और आपको ऑप्शन देता है 1800 मिलीमीटर, एक देगा 1500 मिलीमीटर, एक देगा 2000 मिलीमीटर, एक देगा आपको 1000 मिलीमीटर। तो आंसर क्या जाएगा, ओके 1000 जाएगा। ऑप्शंस वापस देख लें कि भारत के अंदर वार्षिक वर्षा जो है वो कितनी होती है। किसकी बात कर रहे हैं, भारत की। ठीक है, ऑप्शंस क्या दिए बेटा अपन को यहाँ पर, पहला ऑप्शन दे दिया 1800 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन दे दिया अपन को 1500 मिलीमीटर,
तीसरा ऑप्शन दे दिया 1000 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया यहां पर 2000 मिलीमीटर। अब आंसर क्या जाना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या? 1500 क्यों जाएगा बताना? ये ऑप्शन इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ऐसे ही ऑप्शन दिए गए हैं और उसके अंदर दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, हमें पता है कि भारत की वार्षिक वर्षा कितनी है, तो हम कहेंगे सर 1200 मिलीमीटर है। कितनी है? 1200 मिलीमीटर एग्जैक्ट हमें पता है। ठीक है, तो इसकी वजह से 2000 मिलीमीटर तो सीधा कैंसिल हो गए, 1800 कैंसिल हो गया। अब डाउट किसके अंदर है? 1500 और 1000। 1200 के सबसे करीब कौन सी वैल्यू है? 1500 है या 1000 है? 1200 में 300 जोड़ोगे तो 1500 आएगा, 1200 में से 200 माइनस कर दोगे तो 1000 आएगा। तो हमारा आंसर जो है क्या होगा बेटा? यहां पर 1000 मिलीमीटर है, वो सही आंसर माना जाएगा। एग्जामिनर इस तरह से आपको क्वेश्चंस देने लगा है। ये क्वेश्चन आईसीआर में आ चुका है और वहां पर यही कंफ्यूजन हुआ कि हम कौन सा डिजिट जो है उसको चूज करें। तो जो सबसे पास की वैल्यू होगी एग्जैक्ट के, उसको हमें सही आंसर वहां पर टिक करना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। दूसरा एक क्वेश्चन और जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। कौन सा? कि जब भी हम बारिश को मापते हैं, किसको मापते हैं? बारिश को। तो बारिश को मापने का यंत्र कौन सा होता है? ठीक है, उसका हिंदी में कोई नाम नहीं है, इंग्लिश में ही याद रखना पड़ेगा बेटा। क्या कहते हैं उसको? रेन गेज कहते हैं। हिंदी में कन्वर्ट करना चाहो तो आप इसको वर्षा मापक यंत्र भी कह सकते हो, वही बात है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट नाम है वो क्या है? रेन गेज है, वो हमें याद रखना है। ठीक है, जेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बारिश को मापने का यंत्र, और आंसर क्या गया था? रेन गेज। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन दे दिया आपको वहां पर, बेरोमीटर, हाइग्रोमीटर, साइक्रोमीटर, रेन गेज। तो हमारा आंसर ये जाएगा। चलो लिख लिया।